स्वागत है दोस्तों। हमने अपनी पिछली क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के विषय में पढ़ा और आधुनिक काल में भी जो गद्य का विकास है, हिंदी गद्य का विकास, उसके विषय में हमने शुरुआती दौर में पढ़ा कि हिंदी गद्य किन रूपों में पाया जाता था। तो शुरुआती दौर में आधुनिक युग से पूर्व ब्रजभाषा गद्य के कुछ रूप मिलते हैं और खड़ी बोली हिंदी के रूप भी दिखाई पड़ते हैं। दोनों के विषय में हमने बात की कि ब्रजभाषा गद्य में कौन कौन लिख रहा था। जैसे विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रसमंडन लिखा, लेकिन शुक्र जी ने लिखा कि ये अपरिमार्जित और व्यवस्थित गद्य है, यानी इसमें जो गद्य दिखाई पड़ता है वो अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। और एक जगह जो बताने में त्रुटि हुई थी, गोकुलनाथ जी उन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, ये दोनों गोकुलनाथ जी ने लिखी और इनमें भी गद्य का रूप दिखाई पड़ता है जो कि ब्रजभाषा गद्य के रूप में है। इसके अलावा नाभादास जी के अष्टयाम में ब्रजभाषा गद्य दिखाई पड़ता है। वैकुंठमणि शुक्ल का नाम भी शुक्ल जी ने बताया है, जो कि ओरछा राजा महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे और इन्होंने अगहन महात्म और वैशाख महात्म नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी और इसमें भी ब्रजभाषा गद्य का रूप दिखाई पड़ता है। सूरत मिश्र जी का नाम भी शुक्ल जी ने बताया और इन्होंने लिखा कि संवत 1767 ईस्वी में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसका आगे चलकर लल्लू लाल जी ने, जो खड़ी बोली हिंदी के 4 बड़े प्रस्तावक रहे, जो उस विषय पर काम करने वाले रहे लल्लू लाल जी, उन्होंने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में बैताल पचीसी का अनुवाद किया है। तो ये बातें हमने ब्रजभाषा गद्य के रूप में लिखी। हम इसे इसलिए बता रहे थे आप सभी को ताकि आप ये समझ सकें कि हिंदी गद्य का जो विकास आज हमारे सामने दिखाई पड़ता है, आधुनिक युग के पूर्व कैसा था। तो गद्य का जो रूप था ब्रजभाषा के रूप में दिखाई पड़ रहा था और खड़ी बोली हिंदी का भी कुछ रूप दिखाई पड़ता था, जो कि अमीर खुसरो, कबीर के और संत कवियों की वाणी में भी वो खड़ी बोली गद्य का रूप दिखाई पड़ रहा था, पद्य का। लेकिन गद्य के रूप में बहुत ज़्यादा कुछ रूप दिखाई नहीं पड़ रहे थे। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान देनी होगी कि खड़ी बोली गद्य का रूप कहाँ से स्पष्ट होता है। कुछ लोगों का आरोप है कि मुसलमानों के आने के बाद से उर्दू के साहित्य से शब्द निकाल करके खड़ी बोली का विकास किया गया, लेकिन शुक्ल जी इसे पूरी तरह से निराधार मानते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। यानी ये कहना कि उर्दू से निकल करके उर्दू मूल रूप है और वहीं से निकल के हिंदी गद्य या हिंदी भाषा का विकास होता है, ये गलत बात है। ये आगे हम तथ्यों में देखेंगे कि शुक्ल जी ने कई जगह बताया हुआ है। जैसे गंग कवि के चंद छंद वर्णन की महिमा वाले अंश में उन्होंने लिखा कि अकबर के समय में गंग कवि थे और उनके इस रचना में भी गद्य का रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छी गद्य का ये रूप नहीं था। लेकिन आगे जाकर के राम प्रसाद निरंजनी की का जिक्र जब करते हैं 1741 ईस्वी में, संवत में 1798 है, राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना भाषा योग वाशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इसमें यह ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा गया। तो परिनिष्ठित हिंदी की जो बात है, परिनिष्ठित हिंदी गद्य की बात है, वो सन 1741 में राम प्रसाद निरंजनी जी से दिखाई पड़ती है, उनकी रचना भाषा योग वाशिष्ठ से। ठीक है, इनके बारे में हमने कई सारी बातें की कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले ही राम प्रसाद निरंजनी जी ने हिंदी खड़ी बोली गद्य का एक अच्छा रूप दिखा दिया, जिसमें ये पता चला कि पुस्तकें लिखने के लिए खड़ी बोली गद्य का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी का कथन भी हमने बताया था, यहाँ हम रिवीजन के साथ इसको अच्छे से समझ पाएँ ताकि आधुनिक काल में गद्य का विकास कैसे होता है, गद्य का रूप क्या था, वो सारी बातें आप समझ जाएं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में योग वाशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें अपने गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। ये तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ध्यान रखेंगे। बात यहाँ से थोड़ी सी और गंभीर होती है कि संवत 1818 में पंडित दौलत राम
ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, बसवा मध्य प्रदेश। पंडित दौलत राम ने हर्षेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। अब यहाँ से एक तथ्य आपको याद रखना है कि हर्षेणाचार्य के जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया, तो पंडित दौलत राम ने किया है। ध्यान रखेंगे, ये रहने वाले थे बसवा मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश में बसवा नामक स्थान है। शुक्ल जी ने लिखा कि 700 पृष्ठों से अधिक का यह एक बड़ा ग्रंथ है जैन पद्म पुराण, जिसका अनुवाद किसने किया, भाषा अनुवाद किया पंडित दौलत राम ने। शुक्ल जी ने लिखा कि भाषा इसकी उपयुक्त योग वासिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। दरअसल ये कहा जा रहा था कि फारसी उर्दू से ही प्रेरित होकर के उसी से निकल के खड़ी बोली का विकास हुआ है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हर्षेणाचार्य के जैन पद्म पुराण का भी हवाला देते हुए ये बात कहते हैं कि जिस शिष्ट जनता का संपर्क उर्दू फारसी से नहीं था, उनके भीतर खड़ी बोली का स्वाभाविक रूप और स्वाभाविक विकास प्रचलित था। ये बातें अभी हम और अच्छे से देखेंगे, जिससे ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि खड़ी बोली एक स्वतःस्फूर्त भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। एक दूसरा आरोप भी लगता है कि मुसलमानों के आने से हिंदी का विकास हुआ, हिंदी गद्य या हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। एक आरोप ये है खड़ी बोली पर। दूसरा आरोप लगता है कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ और खड़ी बोली गद्य की परंपरा चली। इस बात पर भी शुक्ल जी को आपत्ति होती है और वो भी हम देखेंगे। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि जिस समय अंग्रेजी राज भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। यानी ऐसा नहीं था कि अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने हिंदी खड़ी बोली की परंपरा को आगे बढ़ाया। उससे पहले ही सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा के रूप में प्रचलित हो चुकी थी, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। तो ये कहना कि अंग्रेजों की वजह से ये बात पूरी तरह से निराधार सिद्ध होती है, शुक्ल जी ये बात कह रहे हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। और ये समय आप समझ लीजिए कि जो शुरुआती दिखाया जाता है, हमने यहाँ पर बात की राम प्रसाद निरंजनी जी के भाषा योग वासिष्ठ के बारे में कि 1741 में भाषा योग वासिष्ठ, जो कि परिनिष्ठित गद्य की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जा सकती है, 1741 यानी कंपनी का शासन रहा होगा, उस टाइम पे गद्य का रूप मिलता है। और आगे चल कर के 1850 तक आप देखेंगे, 1850 के और पहले तक देखेंगे तो गद्य का एक कच्चा रूप जो प्रचलित है वो दिखाई पड़ता है। 1850-1843 के बाद से गद्य का प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। तो ये बात शुक्ल जी कह रहे हैं कि रीतिकाल समाप्त हो रहा था, समाप्त हो गया था और अंग्रेजी राज्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। अब समस्या थी अंग्रेज़ों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न करना। स्वाभाविक था, जहाँ शासन करना था वहाँ की भाषा सीखनी थी। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो प्रकार की भाषाएं, दो ढंग की भाषाएं मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। उर्दू वह थी जिसमें अरबी फारसी के मिश्रित शब्द दिखाई पड़ रहे थे, प्रयोग किए जा रहे थे, और हिंदी वह था जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग था और जो स्वाभाविक गति से किसी भी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थी, वो हिंदी का रूप था। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये दो शिष्ट भाषाओं का रूप अंग्रेज़ों को दिखाई पड़ा। अब उन्हें चुनाव करना था कि किस भाषा को वे सीखें और उनका प्रसार करें। तो अंग्रेज़ों ने दोनों ही ढंग की भाषाओं को अपने कामकाज के लिए प्रयोग करना शुरू किया, उर्दू की भी और खड़ी बोली हिंदी की भी। ये बात आगे हमें दिखाई पड़ेगी। और उसी का असर रहा कि खड़ी बोली के प्रसार के लिए गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से लल्लू लाल और सदल मिश्र को प्रेरणा दी और उनसे कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखवाए, जिसमें खड़ी बोली को आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभावों का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं और कहते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पहले ही मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां हिंदी गद्य में काम कर चुके थे। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी
और मुंशी सदा सुखलाल ने नासिकेतोपाख्यान जैसी रचना लिख दी थी। उसके बाद गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से लल्लूलाल और सदल मिश्र को हिंदी गद्य, हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयोजन देते हैं, कार्य में संलग्न करते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा ये बात कि अंग्रेज़ों की प्रेरणा से नहीं, क्योंकि मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां ने पहले ही इतनी अच्छी गद्य में रचनाएं लिख दी थी। तो दोनों ही बातें कि इस्लाम के प्रभाव से, मुसलमानों के आगमन से, उर्दू के रूप के कारण हिंदी का विकास हुआ, खड़ी बोली हिंदी का, या अंग्रेज़ों के आने के बाद उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का विकास हुआ, दोनों बातें निराधार हैं। हिंदी स्वाभाविक गति से उत्तर भारत में तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। शुक्ल जी ने लिखा कि जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिलते थे। तो ये बातें शुक्ल जी लिख रहे हैं कि भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की और हरिशेणाचार्य के पद्म पुराण का जो अनुवाद किया दौलत राम जी ने, उसके उपरांत जब अंग्रेज़ों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई तो उसके 1-2 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुखलाल और इंशाअल्लाह खां जी ने पुस्तकें लिख दी थी। तो अंग्रेज़ों की प्रेरणा भी यहाँ से निराधार सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ आपको ये सारी बातें दिखेंगी। अब हम अपनी जो हमारी अगली क्लासेस होंगी, हम उसमें देखेंगे कि मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ये चारों संवत 1860 यानी 1803 ईस्वी के आसपास, जब इसे 57 माइनस कर देंगे आप संवत में तो ईस्वी आपका निकल आएगा। 1803 ईस्वी के आसपास ये चारों लेखक सक्रिय हुए, इन्होंने रचनाएं की, हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास किया। ये बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में लिखी हुई है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया और वह उर्दू कहलाने लगा, ये दोनों ही प्रचलित था। और हिंदी खड़ी बोली का जो रूप था वो व्यापारियों के माध्यम से, जब मुग़ल साम्राज्य ढहा तो दिल्ली तबाह होने लगी, तो दिल्ली से हट करके व्यापारियों का जो अपना डेरा था वो लखनऊ, अवध, फैजाबाद, बिहार तक आगे बढ़ता गया और वो अरबी फ़ारसी के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त था। और वही बोली, ठेठ खड़ी बोली, धीरे धीरे पूरे भारत भर में व्यापारियों के माध्यम से फैलती चली गई और लोगों का संपर्क खड़ी बोली के रूप से हुआ। ये शुक्ल जी की पुस्तक में खड़ी बोली गद्य के विकास की बात में आप बहुत बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी दोनों क्लासेस के माध्यम से ये मूल रूप में बताया कि आधुनिक काल से पूर्व किस तरह से हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, क्या क्या अपवाद थे अंग्रेजी और मुसलमानों की उर्दू भाषा को लेकर के, वो सारी बातें शुक्ल जी की पुस्तक में मिलेंगी। तो आप इन बातों को एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो आपकी धारणाएं पुष्ट हो जाएंगी और परीक्षाओं में भी आप बेहतर ढंग से इन सारे प्रश्नों से जुड़े हुए तथ्य बता पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।